ऐसा बच्चा जिसके जन्म पर उसके पिताजी जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे स्वस्थ हो जाते हैं, एक मिरेकल ही था। इस बच्चे का जन्म हुआ था तिब्बत के टेक्सचर विलेज में, और जब ये बड़ा हुआ तो हमेशा बैग्स पैक करके प्रिटेंड करता था कि हॉर्स बैक पे ल्हासा जा रहा है। ल्हासा जो है वो तिब्बत की कैपिटल है। अपना बाउल अपनी माँ के अलावा किसी और को हैंडल नहीं करने देता था। खाने की टेबल पे हमेशा हेड ऑफ़ द फैमिली की पोजीशन पर बैठना चाहता था। ये कहानी है लामा थॉनदुप की, जिसका नाम बदल के तेंजिन ग्यात्सो कर दिया गया था, 14th दलाई लामा। 1933 में जब 13th दलाई लामा ने देह त्यागी तो लीडरशिप का अभाव महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे। 1911-12 में जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन चल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ सन येत सेन, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के तिब्बत से किंग डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस ख़त्म किया था। तिब्बत कभी भी किसी डायनेस्टी या किसी कंट्री के अंडर नहीं रहा, हमेशा इंडिपेंडेंट रहा। हाँ, इन डायनेस्टीज़ का इन्फ्लुएंस रहा था, एक पैट्रन प्रीस्ट का रिलेशन रहता था। तिब्बत स्पिरिचुअल गाइडेंस देता था इन डायनेस्टीज़ के लीडर्स को, और बदले में मिलिट्री प्रोटेक्शंस मिलती थी, और कभी कभी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करती थी ये डायनेस्टीज़, पर ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है। इसलिए चाइना का ऑक्यूपेशन जो तिब्बत पे है वो इलीगल माना जाता है। अब दलाई लामा की तलाश शुरू की गई, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा थी। चाइना कभी भी कैप्चर कर सकता था तिब्बत को। कैसे की जाती है तलाश दलाई लामा की, ये जानने के लिए आपको बुद्धिज़्म का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। गौतम बुद्धा, इन्होंने स्टार्ट किया था बुद्धिज़्म। ये ही पहले और आखिरी बुद्धा है जो ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर आए हैं। फिर भी देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज़्म। पहली ब्रांच जो है उसको थेरावाद बुद्धिज़्म कहा जाता है। ये फॉलो की जाती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड। दूसरा है महायान बुद्धिज़्म, इसका मतलब है ग्रेट व्हीकल। ये फॉलो किया जाता है चाइना, जापान, टोक्यो, ताइवान और मंगोलिया में। तीसरा है ठोसवान। ठोसवान मतलब वज्रवान, डायमंड जैसा ठोस, इसका मतलब है। ये फॉलो किया जाता है तिब्बत में। अब ये डिफरेंसेस क्यों है, इसके भी अंडर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है। क्योंकि जो बुद्धा थे हमारे, गौतम बुद्धा, जिनको साक्या मुनि बुद्धा भी कहा जाता है, उनकी टीचिंग्स अलग अलग तरीके से फॉलोअर्स ने अडॉप्ट की। इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पे ये 3 भागों में बांटा गया। जैसे हमारे वेद पुराण है, पोइटिक लैंग्वेज में है, वहाँ कुरान, बाइबल, सबकी इंटरप्रिटेशंस हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरुज हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में टीचिंग्स देते हैं। कभी भी वो आपको सीधा ज्ञान नहीं देंगे, पजल्स में, स्टोरीज़ की फॉर्म में ज्ञान देते हैं। इसलिए कोई डेप्थ में जाता है, कोई फेस वैल्यू पे ले लेता है। और जो थेरावाद बुद्धिज़्म था, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इनकी टीचिंग्स को फेस वैल्यू पे लिया था। उनका मानना था कि आपको एनलाइटनमेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स के बेसिस पे मिलती है थ्रू मेडिटेशन, विपासना, और काफ़ी सारे फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब होता है थेरावाद का वर्ड ऑफ एल्डर्स, ये ओरिजिनल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है महायान, ग्रेट व्हीकल, जरिया। यहाँ पर आपको बोधिसत्वास की ज़रूरत होती है। ये बोधिसत्वास जो है ये स्पिरिचुअल टीचर्स है, इनके जो हेड होते हैं उनको ही दलाई लामा बोला जाता है। बहुत सारे लामाज हैं। इनका मानना है कि बोधिसत्वास अपनी मुक्ति को डिले करते हैं ताकि वो अपनी फॉलोअर्स की हेल्प कर सके मुक्ति दिलवाने के लिए। और मुक्ति इस लैंड पे नहीं मिलती, अर्थ पे नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू देम, अपार्ट फ्रॉम 3 realms, जो हमारी अर्थ है, पाताल लोक है, ऊपर देवलोक है, उसके अलावा भी एक सेलेस्टियल लैंड एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर सेलेस्टियल गॉड, सेलेस्टियल बुद्धा, अमिताभ बुद्धा, जिनका मतलब होता है लिमिटलेस लाइट, रहते हैं। और धरती पे ये जो बोधिसत्वास होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं
उस लैंड में जन्म लेने के लिए। उस लैंड को ये बोलते हैं सुख स्थान, जहाँ पर सफरिंग्स, फियर जो बॉडी फॉर्म में होती है वो नहीं होती। और अमिताभ बुद्धा की गाइडेंस में आपको एनलाइटनमेंट मिलती है, फुल बुद्धाहुड मिलती है। इसके लिए आपको यहाँ माइंडफुलनेस ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो करना पड़ेगा। अमिताभ जो बुद्धा है उनका नाम रिसाइट करना पड़ेगा, उनके सूक्तास को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मंत्रास का उच्चारण करना पड़ेगा। ये जो अमिताभ बुद्धा है इनको आमदा बुद्धा भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है लिमिटलेस लाइफ। बोधहुड कहते हैं जो एनलाइटेंड पीपल होते हैं। यहाँ पर बोधहुड मिलना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको प्योर लैंड पे जन्म लेना पड़ेगा। और इनके बहुत सारे बुद्धाज हैं, खाली अमिताभ बुद्धा नहीं है। लेकिन जो दलाई लामा है वो अमिताभ बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म ही माना जाता है, क्योंकि अमिताभ बुद्धा ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर कभी जन्म नहीं लिया। लेकिन अवलोकितेश्वर बुद्धा थे, उन्होंने जन्म लिया था। वो माना जाता है कि अर्थली फॉर्म है अमिताभ बुद्धा की। अवलोकितेश्वर की ही जो रीइंकार्नेशंस हैं उनको दलाई लामा माना जाता है। बाकी लामास भी है, जैसे पंचम लामा। पंचम लामास जो है वो सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे दलाई लामास। और भी लामास है जैसे रितैंग रिनपोचे। जो पंचम लामा है वो दलाई लामा चूज़ करते हैं और दलाई लामा जो है वो पंचम लामा चूज़ करते हैं। रिनपोचे ये जो है इनिशिएट करते हैं इस प्रोसेस को, फाइनलाइज पंचम लामा करते हैं। इन केस डाउट है, कन्फ्यूजन है, इक्वली एलिजिबल कैंडिडेट्स है, तो आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स के ज़रिए नाम निकालेंगे दलाई लामा का। यहाँ पर भी ये प्रोसेस फॉलो किया गया, क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारे रीतेंग रिनपोचेस हो सकते हैं, पर एक ही दलाई लामा होता है और एक ही पंचम लामा होता है। तो जो हेड थे रिपोचेस के, उनको विजुअलाइजेशन होता है जब वो सेक्रेट प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। लामो लात्सो इनकी सेक्रेट रिवर है, वहाँ पर उस रिवर के ऊपर इनको 3 लेटर्स नज़र आते हैं। पहला आ, दूसरा का, तीसरा मा। और एक और मिरेकल होता है, जो 13th दलाई लामा की मम्मीफाइड बॉडी होती है, उसका हेड की डायरेक्शन चेंज होकर नॉर्थ ईस्ट में चली जाती है साउथ से। 2 बार ऐसा होता है तो कंफर्म हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही तलाश करनी है। साथ में इनको विजुअलाइजेशन होता है एक मोनेस्ट्री का, जिसकी जो हट होती है टर्कोइज गोल्डन कलर की होती है, साथ में हिल होती है, वहाँ पर एक स्ट्रेंज हट होती है। इनको समझ आता है कि ऐसी जो मोनेस्ट्री है वो आमदो प्रोविंस जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, वहाँ पर कुंभम के वर्ड इंडिकेट कर रहा है, ए वर्ड इंडिकेट कर रहा है, आमदो के कुंभम दोनों वर्ड्स का आपको रिलेशन मिल गया। कुंभम मोनेस्ट्री बिल्कुल वैसी थी और उसके पास तलाश करने पर इनको वो स्ट्रेंज हट भी मिलती है। अब ये जो सर्च है वो लीड करते हैं क्वेत्सेंग रिनपोचे, साथ में अपने 13th दलाई लामा की बिलोंगिंग्स लेकर जाते हैं, जैसे उनकी स्टेक, रोजरी, डमरू, टी कप्स, मिरर, बाकी वैसी ही चीज़ें मार्केट से खरीद कर, ताकि अगर ये दलाई लामा के अवतार को दिखाए तो पहचान ले कि उनकी चीज़ें इनमें से कौन सी है। जैसे ही ये जाते हैं उस हट में, वो बच्चा इनको देखकर बोलता है सेरा लामा, सेरा लामा, क्योंकि सेरा लामा एक मोनेस्ट्री थी। ये जो रिनपोचे थे उस मोनेस्ट्री के हेड थे, वो इनको पहचान लेता है। लेकिन बहुत सारे लामास जन्म लेते हैं, रीइंकार्नेशंस होती है, इसलिए कैसे पता किया जाए कि ये ही जो है असली दलाई लामा है, उसके लिए चीज़ों की पहचान करना ज़रूरी था। जब उनको ये चीज़ें दिखाई जाती है तो वो अपनी चीज़ें पहचान लेते हैं और कहते हैं ये ही मेरी चीज़ें है, ये ही मेरी स्टिक है, ये ही मेरा डमरू है। अब कंफर्म हो जाता है कि असली दलाई लामा यही है। वहाँ से उनको निकाला कैसे जाए, क्योंकि जो गवर्नर है उसको कन्विंस करना पड़ता था उस टाइम पर। उसका नाम था मा बू फेंग। अब एम वर्ड आपको याद है, 3 वर्ड थे, AKM।
एम वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो तलाश है सही है। उसको काफ़ी सारे पैसे देकर दलाई लामा को यहाँ पर लाया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। इनके सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिसिन, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म, आर्ट्स, ड्रामा, साथ में फॉरेन रिलेशंस, संस्कृत, सिनोनिम्स, इन सब की एजुकेशन दी जाती है। और व्हेन ही टर्न्स 15 ईयर्स इनको एंथ्रोन किया जाता है एज अ लीडर नॉर्बू लिंक का पैलेस, जो कि इनकी समर रेजिडेंस मानी जाती है। क्यों जल्दी करी लीडर बनाने के लिए? क्योंकि उस टाइम खतरा था, मंडरा रहा था सर पे कि चाइना कैप्चर कर सकता है कभी भी। और वो ही हुआ 1949 में, जब सिविल वार हुआ चाइना में और कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर अपने हाथ में ली KMT से। उन्होंने सारी प्रोविंसेस जो थी चाइना की कंसोलिडेट करनी शुरू कर दी। अब तिब्बत का नंबर भी आया, जबकि तिब्बत कभी भी किसी डायनेस्टी के कंट्रोल में नहीं रहा, फिर भी उन्होंने तिब्बत को नहीं छोड़ा। तिब्बत में भी अपनी मिलिट्री भेज दी। दलाई लामा ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उनको कोर्स करके, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको मार के 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करवाया। बाकी सारे प्रोविंसेस जो थे वो कह रहे थे उनके साथ हमारी डिफरेंट डीलिंग हुई है, आपके साथ डिफरेंट डीलिंग हुई है, हम आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, गवर्नेंस जो है वो दलाई लामा के अंडर ही रहेगी, मोनेस्ट्रीज भी आपके लोगों के अंडर ही रहेगी, लेकिन हम आपको हेल्प करेंगे जो इम्पीरियलिज्म है, डायनेस्टीज़ का कंट्रोल है, उनसे लिबरेट कराने में। उस टाइम तिब्बत पे किसी डायनेस्टी का कंट्रोल नहीं था, झूठ बोला गया था। जैसे कि बाकी प्रोविंसेस में भी यही प्रोपेगेंडा अपनाया गया था कि हम रिपब्लिक, चाइनीज़ रिपब्लिक आर्मी के थ्रू आपको लिबरेट कराएंगे, वैसे ही यहाँ भी बोला जा रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको मालूम होगा कि चाइना में बहुत सारी एथनिक ग्रुप्स है, ट्राइब्स है, 56 तो रिकॉग्नाइज्ड है, थाउजेंड्स है, सबके अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, रिलीजन है। उनको बोला गया था कि आपको लिबरेट कराएंगे क्योंकि डायनेस्टी सप्रेस करती है आपके कल्चर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी कम्युनिज़्म के अगेंस्ट जाता है वहाँ पर उसको अरेस्ट किया जाता है और उनको लेक्चर दिए जाते हैं, बताया जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ रहेंगे तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो ये नुकसान है। इस तरह से उनका माइंड चेंज किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। और जितने भी स्पिरिचुअल हेड्स हैं, लीडर्स हैं माइनॉरिटी रिलीजन ग्रुप्स के, वो स्टेट की सैंक्शन के बिना अपॉइंट नहीं होते। एक तरह से अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, स्टेट को कंसोलिडेट किया गया है। क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़, दूसरी MLAs, हमारे ऑपोजिशन, इलेक्शन आ रहे हैं तो जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं उनको अपने हक में करना है गवर्नमेंट बनाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के डिसीजंस चलते हैं, इसलिए कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होती। चलो जी इलेक्शन आ रहे हैं, ये फ्लाईओवर सैंक्शन कर देते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स का अपना इंटरेस्ट रहता है, USA इतनी दादागिरी दिखा रहा है, फिर भी उसकी पॉलिसीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो, उनके प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स है कि वो ओल्ड एज में वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर सेटल हैं, इसलिए वो दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते USA से। सबके इंटरेस्ट अगर आप देखोगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, प्लानिंग देखो, सिटीज़ की कंडीशन देखो, चाइना में जो लैंड है वो स्टेट के कंट्रोल में है और लीज पे सिटीजन्स ले सकते हैं। चाइना वो लैंड कभी भी ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको लगता है कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर मिल सकते हैं। वहाँ पर जो भी डिसीजन होता है वो डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट को कंसीडर करके होता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, इसलिए हमारी डेवलपमेंट उस स्केल पे नहीं हो रही जिस स्केल पे चाइना की हुई है। वो जो भी पॉलिसीज़ अपना रहा है उससे वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो खुश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन तिब्बत में जो इन्होंने किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपना कल्चर है, डिफरेंट है वो। तिब्बत के साथ इन्होंने 1950 में जब ये कम्युनिस्ट पार्टी आई, उन्होंने 1950 में तिब्बत पे भी कब्जा कर लिया। जब तिब्बत में आए ये लोग तो 1951 में मई में 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो तिब्बत के डेलीगेट्स थे उनको फोर्सफुली साइन करवाया गया। उसमें यही कंडीशन लगाएगी जो मैंने आपको बताई थी कि आपको लिबरेट कराएंगे। साथ ही ये भी बोला गया था कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो इंडिपेंडेंस में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन पैरेलल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए, लैंड्स जो है कैप्चर किए गए, मोनेस्ट्रीज अपने कंट्रोल में की गई, सब झूठ बोला गया था। यही एग्रीमेंट्स, यही मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही थी 1950 से 59 तक। तब दलाई लामा को एक इनविटेशन आता है चाइनीज़ आर्मी से एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। जब वो अपने नीचेंग ऑरेकल, वो भी एक रीइंकार्नेशन होते हैं, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वैसे उनके ऑरेकल्स होते हैं, वो पॉलिटिकल एडवाइज़र्स होते हैं। उन्होंने बोला कि आप देश छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए तब से दलाई लामा इंडिया में है, ही इज़ इन एग्जाइल, ही हैज़ सेटल्ड इन नॉर्थ इंडिया, धर्मशाला रीजन। वहीं से वो गवर्न करते हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं अभी तक चाइना के साथ, पर चाइना जो है अभी तक अपने स्टैंड पर ही अटका हुआ है। दलाई लामा का कहना है कि आप तिब्बत को एक बफर इकोलॉजिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दो, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें गवर्नेंस अपनी चाहिए, पर चाइना नहीं मान रहा। इसलिए दलाई लामा ने अभी रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है कि मेरा जो नेक्स्ट रीइंकार्नेशन होगा वो तिब्बत और चाइना से बाहर पैदा होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि स्पिरिचुअल लीडर्स जो है चाइनीज़ स्टेट की सैंक्शन के बिना नहीं अपॉइंट हो सकते। 1995 का एक्सपीरियंस रहा है उनके पास। पंचन लामा जो उन्होंने सजेस्ट किया था, चूज़ किया था, गेधुन नाम का एक बच्चा था, उसको और उसकी फैमिली को चाइनीज़ स्टेट ने किडनैप कर दिया और अभी तक नहीं मालूम वो लोग कहाँ है। 6 महीने बाद अपना कैंडिडेट ग्लैडसोन नॉर्बू करके उन्होंने अपॉइंट किया, लेकिन तिब्बतन उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। उनका कहना है ये पंचन लामा नहीं है, पंचम जूना है, जूना का मतलब फेक कैंडिडेट। इसी डर से उन्होंने ये बोला है कि मेरी जो गार्डन फाउंडेशन ट्रस्ट है जो उनकी एक्टिविटीज़ को गवर्न करती है, खाली वो और जो भी स्पिरिचुअल हेड्स है वो ही सिलेक्ट करेंगे, चाइनीज़ स्टेट का कोई रोल नहीं होगा। पर चाइना को यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उसका कहना है कि हम दलाई लामा की हेल्प लेंगे चूज़ करने में, लेकिन हेल्प की ज़रूरत नहीं होती यहाँ, फाइनल डिसीजन दलाई लामा का ही रहता है। कि चाइनीज़ स्टेट जो है वो एथीस्ट स्टेट है, लेकिन वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करती है ताओइज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को। अब ये कैसा सिस्टम है मेरी समझ से बाहर है। फिर भी जो वेटिकन सिटी है, हमेशा वहाँ का जो पोप है वो चर्च में बिशप अपॉइंट करता है, लेकिन 1952 में चाइना ने बोला था कि सैंक्शनड कैथोलिक चर्चेस ही अलाउड है और बिशप भी हम ही अपॉइंट करेंगे। 2018 में एग्रीमेंट हुआ था वेटिकन सिटी के साथ कि पोप वीटो पावर होल्ड कर सकता है, जो चाइना कैंडिडेट सजेस्ट करेगा उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा इस पे भी अभी एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं आया। चाइना का मानना है कि अगर वो ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स के लीडर्स को एक्सेप्ट करेगा तो डिस्टेबलाइज हो सकती है कंट्री, उनकी अपनी फ़िलासफ़ीज़ रहेगी, हम अपनी डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे छोटे छोटे झगड़ों में उलझकर। कुछ हद तक ये बात सही भी है।